अब प्रश्नावली 6.2 में हमें देखना त्रिभुजों की समरूपता। अभी तक हमने पिछले प्रश्नावली में क्या देखा था कि कोई अगर बहुभुज है तो बहुभुज की समरूपता क्या होती है, उसकी सर्वांग समता क्या होती है। थोड़ा सा उसका हम सारांश में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम त्रिभुजों पर आएंगे और उसकी समरूपता के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ध्यान देना, इधर बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। देखना, बच्चे बोलते हैं कि सर सर्वांग समता में और समरूपता में अभी भी हमें कन्फ्यूजन है। ठीक है ना, क्या कन्फ्यूजन है भाई? मान लिया जाए कि मेरे पास में एक बहुभुज है। देखिए कैसा बहुभुज है ये, कौन सा बहुभुज है ये? तो भुजाएं गिन लो ना, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं है ना, तो पंचभुज हुआ। तो पंचभुज क्या है? बहुभुज है। कहने का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और 3 से ज़्यादा भी भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोला जाएगा? बहुभुज बोला जाएगा। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है और ये भी एक बहुभुज है। ठीक है ना, बहुभुज यानी ज़्यादा भुजा है। किससे ज़्यादा? 3 या 3 से ज़्यादा भुजा है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर सर्वांग समता की बात करते। सर्वांग समता जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, और समरूपता की बात करते। समरूपता, ठीक है, 2 शब्द है और 2 शब्द में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 शब्द में अगर कंफ्यूजन हुआ तो ये मान के चलिए कि ये चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं और एक बार इस बात को डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान देना, इधर मैंने 2 स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक, इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कैसे कर देता हूँ? आपने देखा जब एक फोटो को लार्ज बना दिया जाता है, बड़ी बना दिया जाता है या छोटी बना दिया जाता है, छोटी बना सकते हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा बना देता हूं मैं। ठीक, ये छोटा बना दिया। अब ध्यान देना, इधर सर्वांग समता, नाम बड़ा स्पष्ट है ना, सर्वांग समता, सर्व अंग समान, बस हो गई बात खत्म। सर्व अंग समान 3 शब्द से मिलकर बना है। तो सारे अंग समान है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा हमें। सारे अंग समान का मतलब मैं अगर इसको इसके ऊपर ढाकूं तो देखिए पहली आकृति ने दूसरी आकृति को ढक दिया, और यदि मैं इस आकृति को इसके ऊपर ढाकूं तो पूरा ढक दिया। इसका मतलब एक बात मुझे बताइए कि सारे अंग समान हुए कि नहीं हुए? सारे अंग क्या होते हैं भाई? हमारे शरीर में तो हाथ पैर मुंह नाक पैर ये सब सारी अंग है। यहाँ पर अंग क्या हो गए? तो देखिए ये शीर्ष है कि नहीं, इसको क्या बोला जाता है? बहुभुज के शीर्ष बोला जाता है। और इसके भी ये शीर्ष है, तो शीर्ष ये अंग है इसके, शीर्ष। तो शीर्ष शीर्ष को ढाके और भुजा भुजा को ढाके, भुजा भुजा को ढाके, ये वाली भुजा इसको ढाक दे और ये वाली भुजा इसको ढाक दे, और ये वाली भुजा इसको ढाक दे। आई बात समझ में? तो सबने बराबर अपना अपना काम किया, सबने बराबर अपने अपने अंग को ढका है। कहने का मतलब इसने इस आकृति को और इस आकृति ने इस आकृति को पूरी तरीके से ढक दिया। इसका मतलब सर्व अंग समान है, सर्वांग सम है। ठीक है, अब देखिए समरूपता, रूप एक जैसा होना चाहिए। क्या रूप कैसा होना चाहिए? एक जैसा। रूप तो दिखाई दे रहा है एक जैसा, ये भी पंचभुज है, ये भी पंचभुज है, ये भी पंचभुज है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि रूप एग्जैक्ट एक जैसा है? आकार एक जैसा होना चाहिए। देखिए जो आकार है ना, आकार क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। आकार का मतलब ये है कि ये पंचभुज है तो ये भी पंचभुज होना चाहिए, ये भी पंचभुज होना चाहिए। ये षष्ठभुज 6 भुजा वाली बहुभुज है तो ये भी 6 भुजा वाला बहुभुज होना चाहिए, ये भी 6 भुजा वाला बहुभुज होना चाहिए। ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज होना चाहिए समरूपता के लिए, क्योंकि समान रूप होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए हम इसको चेक करते हैं। समरूप तभी होगे जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर का मतलब देखिए, ये ऊपर वाले ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है,
ये भी दोनों कोण बराबर है, ये भी दोनों कोण बराबर है। ऐसे ही अगर इसको भी चेक करेंगे ना तो ये भी दोनों कोण बराबर है, ये भी दोनों कोण बराबर है, ये भी दोनों कोण बराबर है, ये भी दोनों कोण बराबर है और ये भी दोनों कोण बराबर है। आई बात समझ में? तो इनके संगत कोण अगर बराबर है, देखिए दो या दो से ज़्यादा भी आकृति हो सकती है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो ये समरूप हो गए। आई बात समझ में? इसका समरूप ये होगा, इसका समरूप ये होगा, इसका समरूप ये होगा। कहने का मतलब तीनों आकृति एक दूसरे के समरूप होगी। तो ये बातें हमने पिछले बार देखी थी। जब समरूप होते हैं तो क्या होते हैं? संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर दोनों आकृति हो गए। चेक भी कर लिया हमने, बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है? भुजाएं, भुजाएं जो होती है इनकी संगत भुजाएं, संगत लिख सकते हैं हम, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, समानुपाती। दोनों में से एक शर्त को संतुष्ट करना आवश्यक है, दोनों में से एक शर्त को संतुष्ट करना आवश्यक है। अगर संगत कोण बराबर है तो समानुपातिक ऑटोमेटिक होगी, अगर समानुपातिक है तो संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे। दोनों में से एक शर्त का होना अति आवश्यक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर दोनों का साथ में होना जरूरी है, साथ में होना जरूरी नहीं है। अगर इसके संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी आनुपातिक होगी, अच्छा समानुपातिक होगी, समानुपातिक होगी। समानुपातिक का मतलब क्या है? अगर मान लिया जाए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, इस भुजा को इस भुजा से भाग दिया जाए तो कितना हो रहा? 5/10, तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। आई बात समझ में? ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसकी अपेक्षा भी ये डबल, देखिए ना, इसकी अपेक्षा ये डबल है तो इसकी अपेक्षा भी ये डबल होना चाहिए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसकी अपेक्षा भी ये डबल होना चाहिए। मतलब देखिए ना, 10/20 तो कितना हो गया? शून्य से शून्य कैंसिल, तो 1/2। अगर ये मान लिया जाए कि 7 सेंटीमीटर है तो ये 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए 7/14, 7 दूनी 14, 1/2। कहने का मतलब कैंसिल करने के बाद में ए बराबर आना चाहिए। मतलब संगत भुजाओं को, इसकी भुजा को इसकी भुजा से भाग दिया जाए संगत भुजाओं को, तो ये वाले जो कैंसिल करने के बाद में जो आंसर आते हैं वो समान होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो भी समरूप, अगर ऐसा है तो भी समरूप। ये होगा तो ये ऑटोमेटिक होगा, ये होगा तो ये भी ऑटोमेटिक होने वाला है। समरूपता बात क्लियर हो गई, समरूपता बात क्लियर हो गई। संगत कोण बराबर और इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपातिक होती है। ठीक है, चलिए हटा दूं। ये बातें हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ी थी वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमारे पास में अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप पिछली एक्सरसाइज देख सकते हैं, उसका बेसिक देख सकते हैं और उसकी एक्सरसाइज भी हमने सारे क्वेश्चन वहाँ पर किए थे, ठीक है ना, उदाहरण भी किए थे, सब कुछ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की समरूपता की बात की है, सेम वही का वही काम। अरे भाई अभी तक हमने बहुभुज की समरूपता के बारे में बताया, बहुभुज की समरूपता के बारे में बताया। त्रिभुज भी तो बहुभुज ही है, तो जो बहुभुज के लिए समरूपता का नियम हुआ वही इसके लिए भी नियम होगा। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ही है। अब इस त्रिभुज को क्या करता हूं मैं, एक बड़ा त्रिभुज बना देता हूं इसी का। देखिए मैंने क्या किया, इसकी फोटोकॉपी कर ली, फोटोकॉपी की ना, एक फोटो थी मेरे पास में, उसकी दूसरी फोटो कर ली और इस फोटो को मैं जूम कर देता हूँ। जूम कर देता हूँ मतलब बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि हमें ऐसा लग रहा कि ये फोटो क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो गई।
अब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, बड़ी हो गई तो क्या हुआ, बड़ी होने के बाद में हमें ये पता चला कि भैया इसके जो कोण है, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, चेक कर लिया हमने, इसके ऊपर रख के देखा तो फिक्स हो गया कि नहीं ये कोण इसके बराबर। और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इसके ऊपर हो गया, देखिए हो गया इसके ऊपर, बराबर का कोण हो गया ये वाला। अच्छा, ये जो तीसरा कोण है, ये तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर हो गया। कहने का मतलब हमने जब फोटो को बड़ा किया तो इसके कोनों की माप में कोई अंतर नहीं होता है। ये बात याद रखना। आपने कभी सोचा होगा कि अरे यार मैंने तो कोई फ़ोटो बड़ी कर दी तो इसके कोनों की माप भी बड़ी हो गई होगी। कोनों की माप कभी ज़्यादा नहीं होती है, कोण हमेशा उतने ही बड़े रहते हैं। आई बात समझ में? अब याद रखना, लेकिन इनकी भुजाओं के माप बढ़ गई। अगर मान लिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर थी, हाँ, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 21 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये मान लिया जाए कि 11 सेंटीमीटर है तो ये 33 सेंटीमीटर हो गई। बात समझ में आई? देखिए, इसकी अपेक्षा ये 3 गुना है ना, तो इसकी भी अपेक्षा ये 3 गुना होगा, इसकी भी अपेक्षा ये 3 गुना होगा। हमारे पास में 2 त्रिभुज है, इसका नाम मैं ए बी और सी नाम दे देता हूं, इसका नाम पी क्यू और आर नाम दे देता हूं। बात को अब ध्यान से समझना यहां पर, क्यों? क्योंकि अब समरूपता के मेन क्वेश्चन हमारे चालू होने वाले हैं। अगली प्रश्नावली में बहुत बेहतर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज की जो प्रमेय है, प्रमेय 6.1, वो एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछने का रिकॉर्ड है उसका। तो इन्हीं आधार पर हम उस प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। और जितनी भी बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो सारी बातें अब काम आने वाली है आपको प्रश्नावली में भी, ठीक। अब देखना, मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास में यहाँ पर 2 त्रिभुज है कि नहीं? कौन से? त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू और आर। 2 त्रिभुज है ना। इसका कोण ए कोण पी के बराबर है ना, कोण ए कोण पी के बराबर है ना, तो इसको बोला जाता है संगत कोण। क्या बोला जाता है? संगत कोण। और जब भी संगत की बात की जाती तो ऐसा चिन्ह लगाया जाता दोनों के बीच में। संगत क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं संगत? क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए। दोनों कोण कैसे बराबर है हमने अभी चेक भी किया था। सेम इसी प्रकार से बी के बराबर कौन था? क्यू था। तो कोण बी बराबरी से संगत कोण क्यू हो गया। और कोण सी बराबर से कोण आर, कोण सी संगत है कोण आर के। तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। ये हो गया। अच्छा, सर्वांग समता के लिए चिन्ह ये वाला बताया था मैंने, ये वाला बताया था। सर्वांग समता क्यों? बराबर है ना, बराबर। देखिए बराबरी का चिन्ह लगा भाई, सारे अंग समान, तब ये वाला चिन्ह लगाया जाएगा। और जब सारे अंग समान नहीं रहेगा लेकिन अनुपातिक रहेगा, यानी कि बड़े रहेंगे, तब ये वाला चिन्ह लगाया जाता। केवल ये वाला ऊपर वाला, जैसे समरूपता के लिए सर्वांग समता के लिए लगाया जाता ना, और समरूपता के लिए ये बराबरी का हटा दिया जाता, ऐसा चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी। क्यू आर पी ये सही है या नहीं है? त्रिभुज ए बी सी कौन सा? ये है क्यू आर पी। क्यू आर पी ये वाला त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप है क्या? हाँ बिल्कुल है। लेकिन ये वाला जो हमारा लिखने का तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको इस बात में संगतता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब तक संगतता का ध्यान नहीं रहेगा तब तक सही नहीं होगा। संगतता का कैसे? संगतता का मतलब यह है कि ए कोण पी के बराबर है, तो ये पहले कहां पर लिखा? इधर ये लिखा कि नहीं? तो इधर पी को पहले लिखना पड़ेगा। देखिए ए को पहले लिखा तो पी को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों संगत है। ए के संगत पी है ना, तो पहले ए को लिखा तो पहले किसको लिखना पड़ेगा? पी को लिखना पड़ेगा। फिर बी को लिखा बीच में
तो फिर इधर Q को बीच में लिखना पड़ेगा, और इधर C को पहले लिखा तो इधर R को पहले लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्रम का, संगतता का ध्यान रखना चाहिए। इसके संगत ये, इसके संगत ये, और इसके संगत ये। तो क्रम का विशेष ध्यान आपको यहां पर रखना है। ठीक है, क्या मुझे एक बात बताइए कि मैं त्रिभुज CBA समरूप है, किसके समरूप है, ये बात बताइए मुझे। तो त्रिभुज PQR में कैसे लिखना पड़ेगा इसको? C का तुल्य कोण है, यानी कि बराबर कोण है, C का संगत कोण है R है, तो पहले R को लिखेंगे। फिर B का संगत कोण है Q है, तो फिर Q को लिखेंगे। फिर A का संगत कोण है P है, तो फिर P को लिखेंगे। बस हो गई बात खत्म। कितना आसान काम है। क्रम का ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। क्लियर? बड़े बड़े क्वेश्चन ये छोटी छोटी बातों के कारण गलत हो जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे खासे बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और बच्चे ये क्रम गलत लिखने के कारण वो क्वेश्चन के नंबर कट हो जाते हैं। बच्चा बोलता है कि सर मैं तो पूरा करके आया हूँ, मेरे को तो पूरे नंबर, मुझे तो रीटोटलिंग करना है, रीवैल्यूएशन करना है, कापी अपनी फिर से खुलवाना है। अरे भाई, बच्चे को पता ही नहीं कि मैंने गलतियाँ कहाँ पर की। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें। अब ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए कि समरूप त्रिभुज बोलेंगे किसको? यहां पर परिभाषा बनके हमारे सामने आ रही है, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज को की परिभाषा बनाने से पहले त्रिभुज समरूप त्रिभुज की परिभाषा समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब संगत कोण, दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर हो तो उस त्रिभुज को समान कोणिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समान कोणिक त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? एंगुलर ट्रायंगल। क्या बोलना चाहिए? समान कोणिक का मतलब संगत कोण, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर है तो उसको क्या बोला जाएगा? समान कोणिक त्रिभुज कहा जाएगा। जब दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तब ऐसे त्रिभुजों को समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। कोणिक त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? दो त्रिभुज है हमारे पास में, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, अगर ऐसे बराबर है तो समान कोणिक बोला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या है कि इस कोण के बराबर ही ये कोण हो? अगर त्रिभुज ऐसा दे दिया, घुमा दिया, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखना, इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, और इस कोण के बराबर ये कोण, अभी भी क्या हो गए? ये समान कोणिक त्रिभुज ही हो गए। आई बात समझ में? तो घुमाने फिराने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस संगत कोण इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए, समरूप त्रिभुज किसको बोला जाएगा? दो त्रिभुज समरूप हो गए यदि क्या होना चाहिए? दो शर्तों में से एक, कोई भी एक शर्त का संतुष्ट होना आवश्यक है। क्या? दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। चलिए ठीक है, बराबर हो गए। उसके बाद दूसरी स्थिति होना चाहिए कि इनके संगत क्यों लगा रहे हैं मालूम है ना? संगत भुजाएं क्या होना चाहिए?
समानुपातिक होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए। कुल मिला के आप तीसरी भी कंडीशन लिख सकते हैं। पहली बात, दो त्रिभुज, अभी यहाँ त्रिभुजों की बात की है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज बहुभुज की जब बात की जाती है तो हम बोलेंगे कि दोनों बहुभुज की भुजाएं भी बराबर होना चाहिए, मतलब समान भुजाएं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक पंचभुज है तो दूसरा भी पंचभुज, एक षष्ठभुज है तो दूसरा भी षष्ठभुज। लेकिन यहाँ त्रिभुजों की बात की जाती है तो फिर भुजा की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं, क्योंकि त्रिभुज है तो तीन तीन भुजाएं तो दोनों में रहेगी। तो दोनों के संगत कौन बराबर होना चाहिए? संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब इसके बराबर एक कोण, इसके बराबर एक कोण, इसके बराबर एक कोण, इसकी अपेक्षा ये 3 गुना तो इसकी अपेक्षा भी ये 3 गुना तो इसकी अपेक्षा भी ये 3 गुना, इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। समान कोणिक त्रिभुज की परिभाषा लिख लीजिए आप, और समरूप त्रिभुजों की परिभाषा नोट कर लीजिए।